हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबों का ईडू सक्सेस केंद्रा में बहुत बहुत स्वागत है। ईडू सक्सेस केंद्रा के माध्यम से आज आप सबों के बीच भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी से संबंधित भारत के संवैधानिक विकास से बनने वाली अति महत्वपूर्ण वन लाइनर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आप सबों के बीच आया हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल ईडू सक्सेस केंद्रा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार भारतीय संविधान सभा में प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में हुआ था? यानी कैबिनेट मिशन के द्वारा जो जनप्रतिनिधियों का चुनाव हुआ था वो किस अनुपात में हुआ था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा के निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित की गई थी, चुनी गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में राष्ट्रमंडल सदस्य एवं देशी मामलों के आधारित विभाग के अध्यक्ष या सदस्य कौन थे? तो उनके सदस्य जवाहरलाल नेहरू थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अंतरिम सरकार वर्ष 1946 के अंतर्गत गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार वर्ष 1946 के अंतर्गत गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाई गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अंतरिम सरकार वर्ष 1946 के अंतर्गत खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाई गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अंतरिम सरकार वर्ष 1946 के अंतर्गत उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार वर्ष 1946 के अंतर्गत उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई को बनाई गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अंतरिम सरकार वर्ष 1946 के अंतर्गत श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री जगजीवन राम को बनाई गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अंतरिम सरकार वर्ष 1946 के अंतर्गत रक्षा मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार वर्ष 1946 के अंतर्गत रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाई गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार वर्ष 1946 के अंतर्गत रक्षा मंत्री थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अंतरिम सरकार वर्ष 1946 के अंतर्गत वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री लियाकत अली खान को बनाई गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अंतरिम सरकार वर्ष 1946 के अंतर्गत शिक्षा एवं कला मंत्री कौन थे? तो शिक्षा एवं कला मंत्री सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान सभा में पंडित नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव बनाया गया था वह 13 दिसंबर सन 1946 ईस्वी को पेश किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी वह 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकृति मिली, स्वीकृत उसको किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव थे। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत के संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो भारत के संविधान सभा ने वर्तमान रूप से राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई सन 1947 ईस्वी को अपनाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी तौर पर किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संविधान सभा भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ये अंगीकृत हो गया था, बनकर तैयार हो गया था। लेकिन लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। ये 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा अधिनियमित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अंगीकृत किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। अगला प्रश्न, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष के रूप में उसको मनोनीत किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकारों एवं परामर्श एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संचालन समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जीबी मालवंकर थे। जीबी मालवंकर को संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी में किया था। कब? 29 अगस्त 1947 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन संविधान सभा में मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था। इससे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चुनाव बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही ऑब्जेक्टिव वन लाइनर प्रश्न लाया जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण थी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो वॉचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू।